सन 1947 एक प्राचीन सभ्यता ने सदियों की गुलामी की जंजीरें तोड़ी। लेकिन आजादी के बाद भी एक सवाल हवा में तैर रहा था, क्या यह विशाल, गरीब और अशिक्षित देश सच में लोकतंत्र चला सकता है? 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, परंतु भारत तकनीकी रूप से अभी भी किंग जॉर्ज 6 के अधीन एक संवैधानिक राजशाही था। पूर्ण संप्रभुता की राह अभी बाकी थी। पश्चिमी अखबारों की सुर्खियां चीख रही थीं, यह इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है। उनका मानना था कि एक गरीब, अशिक्षित देश में लोकतंत्र कभी जीवित नहीं रह सकता। लेकिन भारत के नेता डरे नहीं। वे जानते थे कि इस देश की मिट्टी में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं, सदियों पुरानी ग्राम सभाओं से लेकर गणराज्यों की परंपरा तक। 26 जनवरी 1950 वह ऐतिहासिक दिन जब भारतीय संविधान लागू हुआ, राजशाही का अंत हुआ और एक संप्रभु गणराज्य का जन्म। यह तारीख भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई। इस संविधान के मुख्य वास्तुकार थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की नींव रखी जो सदियों के अन्याय को पलट सकती थी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अंबेडकर का संकल्प था, जाति, धर्म, लिंग या धन का कोई भेद नहीं। 21 वर्ष से अधिक आयु का हर नागरिक मतदान करेगा। यह समानता का वह सपना था जो भारत ने पहली बार देखा था। अंबेडकर ने चेतावनी भी दी थी, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक सफल नहीं होगा जब तक उसकी जड़ों में सामाजिक लोकतंत्र न हो। यह शब्द आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक बने। मार्च 1950 में एक शांत, बुद्धिमान अधिकारी को एक असंभव काम सौंपा गया। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के कंधों पर इतिहास का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग था। चुनौती की विशालता कल्पना से परे थी। 17 करोड़ 32 लाख मतदाता, इतनी बड़ी संख्या में आज तक किसी देश ने चुनाव नहीं कराया था। यह एक नया विश्व रिकॉर्ड बनने वाला था। इनमें से 85% मतदाता निरक्षर थे। वे पढ़ नहीं सकते थे, लिख नहीं सकते थे। लेकिन उनके पास था एक अटूट अधिकार और उस अधिकार का उपयोग करने की तीव्र इच्छा शक्ति। सुकुमार सेन ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, यह केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं है, यह भारतीय जनता का महान राजनीतिक जागरण है। और वे काम पर लग गए। निरक्षरता की समस्या का समाधान एक अभिनव विचार में छुपा था, चुनाव चिन्ह। हर राजनीतिक दल को एक प्रतीक दिया गया जिसे देखकर अनपढ़ मतदाता भी अपना वोट दे सके। इससे भी बड़ी चुनौती थी, हर उम्मीदवार के लिए अलग मतपेटी। पूरे देश में 20 लाख स्टील की मतपेटियां बनवाई गईं। यह अपने आप में एक विशाल औद्योगिक अभियान था। ये मतपेटियां बैलगाड़ियों पर, नावों में, हाथियों की पीठ पर और पहाड़ी रास्तों पर पैदल चलकर देश के कोने कोने तक पहुंचाई गईं। भारत का भूगोल खुद एक परीक्षा था। देश के हर कोने में 2,24,000 मतदान केंद्र स्थापित किए गए। स्कूल, मंदिर, खलिहान, हर उपलब्ध स्थान को मतदान केंद्र में बदल दिया गया। लोकतंत्र हर दरवाजे तक पहुंचा। लेकिन एक और संकट सामने आया, महिलाओं का पंजीकरण। पितृसत्तात्मक समाज में 28 लाख महिलाओं ने अपना नाम नहीं बताया। वे खुद को फलां की पत्नी या फलां की मां कहती रहीं। सुकुमार सेन ने एक कठोर निर्णय लिया, इन 28 लाख महिलाओं के नाम पहली मतदाता सूची से हटा दिए गए। यह एक कठोर लेकिन अत्यंत आवश्यक कदम था। यह संदेश स्पष्ट था, लोकतंत्र में हर नागरिक की अपनी पहचान होती है। कोई स्त्री किसी की छाया नहीं, वह स्वयं एक संप्रभु मतदाता है। यह नई भारत की नई परिभाषा थी। अगले चुनाव में वही महिलाएं अपने नाम से पंजीकृत हुईं। एक छोटे से प्रशासनिक निर्णय ने करोड़ों महिलाओं की पहचान को एक नई दिशा दी। यही था सच्चा लोकतंत्र। राजनीतिक मोर्चे पर एक और महाकाव्य रच रहा था।
भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लोकतंत्र के इस उत्सव को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। नेहरू ने चुनाव प्रचार में पूरे देश में 25,000 मील की यात्रा की। ट्रेन, हवाई जहाज, जीप, हर साधन से वे गांव-गांव, शहर-शहर पहुंचे। उन्होंने 2 करोड़ से अधिक लोगों को सीधे संबोधित किया। खुले मैदानों में, नदी किनारों पर, पहाड़ी घाटियों में उनकी आवाज हर जगह गूंजी। नेहरू का संदेश सरल था, यह वोट तुम्हारी शक्ति है। कोई राजा नहीं, कोई जमींदार नहीं, अब तुम खुद अपनी सरकार चुनोगे। यह सुनकर लाखों आंखें चमक उठीं। नेहरू का दृढ़ विश्वास था, लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं, यह आम आदमी के अधिकारों और समानता का सबसे बड़ा उत्सव है। यह उनका मंत्र था, उनकी आस्था थी। 25 अक्टूबर 1951 इतिहास की वह सुबह जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से पहाड़ी गांव में लोकतंत्र का पहला दीपक जलने वाला था। भारी बर्फबारी की आशंका थी, इसलिए यहां बाकी देश से पहले चुनाव कराए गए। और उस ठंडी सुबह एक साधारण पहाड़ी नागरिक ने इतिहास रचा। श्याम सरन नेगी, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता। उन्होंने अपना वोट डाला और एक ऐसा इतिहास बनाया जो हमेशा के लिए अमर हो गया। इसके बाद शुरू हुआ वह महायज्ञ जो 21 फरवरी 1952 तक चला। 489 लोकसभा सीटों के लिए 53 राजनीतिक दल और 1874 उम्मीदवार, लोकतंत्र का एक विशाल उत्सव। वृद्ध दादियां पहली बार मतदान केंद्र पहुंची। युवा किसान सुबह से लाइन में खड़े थे। आदिवासी जंगलों से निकलकर आए। यह केवल वोट नहीं था, यह एक सामूहिक जागरण था। पहाड़ों में बर्फ के बीच, रेगिस्तान की तपती धूप में, घने जंगलों और समुद्र के किनारे, हर जगह भारत का लोकतंत्र जीवित था, धड़क रहा था। और जब सारे वोट गिने गए, 45.7% मतदान। महिलाओं की भागीदारी 45%। आलोचकों की भविष्यवाणियां धूल में मिल गई थीं। परिणाम घोषित हुए। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 44.99% वोटों के साथ 489 में से 364 सीटें जीतीं। एक प्रचंड जनादेश। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 16 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। 53 दलों ने हिस्सा लिया था। यह बहुलवाद और विविधता का उत्सव था। दुनिया भर के अखबार अब चुप थे। वही पश्चिमी मीडिया जिसने इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा था, अब भारत के इस चमत्कार को सलाम कर रहा था। सुकुमार सेन को उनकी उपलब्धि के लिए दुनिया भर से बधाइयां मिलीं। उन्हें सूडान और बर्मा के चुनाव कराने के लिए भी आमंत्रित किया गया। भारत एक मिसाल बन चुका था। यह चुनाव केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं था। यह सदियों के अन्याय के खिलाफ 1 करोड़ों आवाजों की विजय थी। यह समानता की, गरिमा की, मानवता की जीत थी। आज 7 दशक बाद भारत का लोकतंत्र और भी मजबूत है। 96 करोड़ से अधिक मतदाताओं के साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उन 17 करोड़ की विरासत का गौरवशाली विस्तार। श्याम सरन नेगी ने 2022 में 106 वर्ष की आयु में अपना अंतिम वोट डाला। उनका जीवन स्वयं भारतीय लोकतंत्र की जीवंत गाथा था, पहले मतदाता से आखिरी सांस तक। भारत का पहला आम चुनाव इतिहास की वह घटना है जिसने साबित किया, लोकतंत्र किसी विशेष वर्ग की बपौती नहीं है। यह भारत की आत्मा में बसता है, इसकी मिट्टी में जीता है। 1951 से आज तक यह यात्रा एक चमत्कार है। एक ऐसे देश का चमत्कार जिसने दुनिया को दिखाया कि जब करोड़ों दिल एक साथ धड़कते हैं तो इतिहास बदल जाता है। यह गाथा है उन 17 करोड़ मतदाताओं की, जिनमें से अधिकांश अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने दुनिया को लोकतंत्र का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। जय हिंद।